तो मास क्या है? मास इनिशिया फैक्टर है फॉर द लीनियर मोशन। यहां तक समझ आ रहा है? कि आपने देखा होगा एक लाइन कहीं लिखा दिख जाएगा आपको कि भी मास क्या है? मास इज द मेजर ऑफ इनिशिया फॉर द लीनियर मोशन, है ना। तो जैसा लीनियर मोशन में बॉडी आपको एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल वैसी चीज रोटेशनल मैकेनिक्स में होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए कि नहीं? आप इसको ऐसा समझो, आप यहां से देखने के समझने की कोशिश करिएगा कि सपोज मैंने आपको एक रॉड दे दिया, ठीक है। इस रॉड को यहां से फिक्स कर दिया है, मतलब दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। यहां से एक एक्सिस फिक्स्ड है, इस एक्सिस से ये रोटेट कर सकता है। आप ये ऐसा मान लो कि भाई एक्सिस ये है, ठीक है। तो ये इस तरह से या फिर इस तरह से घूम सकता है भी, ठीक है ना। अब यहां पे सोचो कि भी अगर मैंने कहा कि यार इसको घुमाना है, तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है भाई। आप एक फोर्स अप्लाई करते हो ना। अब देखना, सपोज आपने एफ फोर्स अप्लाई किया और इसने घूमना शुरू कर दिया है। बात समझ आ रहा है? अब मैंने क्या किया भाई, एम और एल गिवन था। अब हमने क्या किया, इस रॉड को के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, इसके डायमेंशन को चेंज कर दिया। हमने क्या किया, अब इस रॉड को 2L लेंथ का बना दिया। जो L लेंथ का था अब वो क्या हो गया, 2L लेंथ का हो गया, और मास को वही रहने दिया। अब जो आप एफर्ट लगा रहे हो वो बढ़ जाएगा, मतलब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए। बात समझ आ रहा है? मतलब कहने का कि भी जैसा लीनियर मोशन के लिए बॉडी तुम्हें क्या करता था, एक इनर्शिया प्रोवाइड करता था, बिल्कुल वैसी चीज क्या होती है रोटेशनल मोशन के लिए। कि कोई भी बॉडी अगर रोटेशन में है, उसके रोटेशन के स्टेट को अगर चेंज करना है, ठीक है, तो एक एफर्ट लगाना पड़ता है। और वो एफर्ट क्यों लगता है? क्योंकि बॉडी हमें एक इनर्शिया प्रोवाइड करता है, एंड दैट इनर्शिया इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं तो फाइनली हम लोग किस पॉइंट पे पहुंच रहे कि भी अगर किसी बॉडी को रोटेशन के लेवल पे स्टेट चेंज करना है, नहीं मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है उसको घुमाना शुरू करना है, या फिर कोई घूम रहा है उसको रोकना है, तो इन सारे केसेस में क्या होता है, हमें एक एफर्ट लगाना पड़ता है। क्यों एफर्ट लगाना पड़ता है? क्योंकि बॉडी हमें एक इनर्शिया प्रोवाइड करता है, दैट इनर्शिया इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब यहां से हम लोग अलग अलग बॉडी, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग अरेंजमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, है ना। देखिए अब देखो, ये ना तो वेक्टर होगा ना ही स्केलर होगा, ये क्या लिखेंगे, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गए, टेंसर क्वांटिटी। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता कि भाई मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रखा हुआ है, हमने एक्सिस पे डिपेंड करता, ठीक है। तो अब देखो जो फॉर्मूला हमारे पास है, इट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। आई को क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वेयर। व्हाट इज एम हियर, मास। इसको आप ऐसा समझ लो, ये एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस इज द पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है ना। मास ऑफ दिस पार्टिकल इज एम, और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो r क्या हो गया यहाँ पे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। लिख सकते हैं ना, r क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, लिख सकते हैं। तो ये इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना हो गया, mr स्क्वायर। ठीक है। तो देखो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपके समझ आ रही होगी, जो हमने अभी तुरंत कहा कि भी इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए एक्सिस का पता होना बहुत जरूरी होता है ना। जब तक हमें मतलब क्या हो गया, एक ही पार्टिकल का, एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले का लिमिटेशन क्या है, ये जो आपने आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिख दिया, ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होगा। ठीक है। अगर पॉइंट मास का अरेंजमेंट है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इसको साथ साथ आप लिखते जाइए। अब अगर मैंने आपको दे दिया
ये स्क्वायर है ना। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमने मासेस पुट किए हुए हैं m1 m2 m3 m4, ठीक है। अब इस सिस्टम को अबाउट दिस एक्सिस घुमा दिया। ये जो अरेंजमेंट है आपको समझ आ रहा है, ये अरेंजमेंट समझ आया कि भाई एक स्क्वायर टाइप का एक स्ट्रक्चर है। अब स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पे हमने मासेस रखे हुए, ठीक है। अब एक एक्सिस लिया passing through m1 and perpendicular to the plane of the body. It is the axis passing through the m1 and perpendicular to the plane of the body. Find the moment of inertia of this system about this axis. ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सॉरी, तो अब यहाँ पे देखो m1 m2 m3 m4 ऑल आर पॉइंट मासेस। मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है यहाँ पे नहीं। तो देखो m1 के लिए क्या हो गया, अगर आप m1 की बात करते हैं तो m1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ गया, मतलब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 0। m2 के लिए सोचो, इसके लिए क्या हो जाएगा m2 a square because the perpendicular distance between the position of this particle and the axis is a। सिमिलरली आप m3 का लिख लो, m3 का कितना आएगा m3 into डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m3a स्क्वायर लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम अब m4 का चाहिए, तो देखो m4 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये डायगोनल हो जाएगा इस स्क्वायर के, इट इज √2a, तो क्या होगा m4 √2 का स्क्वायर। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आ रहा है? तो मतलब सॉरी, अभी जो आपने लिखा हुआ है फॉर्मूला कि भाई i इज इक्वल टू mr², ये किसके लिए, ये पॉइंट मास के लिए। मतलब अरेंजमेंट अगर पॉइंट मास का है तब आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए आप। अब देखो, अब अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ यूनिफॉर्म बॉडी है, लाइक रॉड है या डिस्क है, रिंग है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिखोगे, बाय यूजिंग i इज इक्वल टू mr², ठीक है। तो जैसे रॉड का देखते हैं, ये फॉर्मूला याद होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए मेथड भी कैसे निकालते हो उसको। तो कुछ वैसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं बनेगा, बट अगर हमें अप्रोच पता हो कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए तो शायद वो बन जाता है फिर, है ना। अब देखिए, दिस इज अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m। दिस इज अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। यही अरेंजमेंट है, मतलब इधर भी L/2 होगा और इधर भी क्या होगा L/2 होगा। अब देखो आपके पास अभी टास्क क्या है कि भाई अब आपको इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है ये क्या है mr², बट ध्यान है इसमें मैंने पहले भी बताया था ये mr² किसके लिए वैलिड था भाई, जब पॉइंट मास होगा तब आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये पॉइंट मास है क्या, नो। एक यूनिफॉर्म बॉडी है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास ओवर द रॉड, नहीं। तो यहाँ पे देखो सेंटर मास लेने की कभी गलती नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया ऑफ लेंथ dx, ठीक है। देखो ये मैथ्स का एक पार्ट यूज करते हैं कुछ कैलकुलेट करने के लिए या कुछ फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, तो हमें उसके कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, है ना। कि भाई हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई हमने स्मॉल एलिमेंट क्यों लिया, भाई ऑलरेडी ये थिन रॉड था, और अगर ये थिन रॉड है उसमें से आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये पॉइंट मास जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो देखो जब भी आप एलिमेंट लेते हो आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने एलिमेंट लिया हुआ है। तो सपोज हमने x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एलिमेंट कट किया है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करोगे आप, इसका मास फाइंड करोगे। तो मास कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास ओवर द रॉड, है ना। तो सॉरी मास कितना हो जाएगा m/l। व्हाट इज m/l, ये क्या हो गया मास पर यूनिट लेंथ हो गया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, dx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये जो मिला आपको, ये क्या मिला, ये मिला मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब अगर हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट चाहिए तो हम बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो I इज इक्वल टू mr² है, ये तो है ही पॉइंट मास के लिए, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये पॉइंट मास है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, इट विल बी dm x², dm x² because the x is the perpendicular distance between axis of rotation and the position of this small element। ठीक है, तो अब अगर हमारे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना चाहिए हमें, है ना। dm कितना है, m/l dx x²। ठीक है, अब देखो लिमिट की बात आती है, अब जो क्या है, अब लिमिट की बात आ गई है ना। तो लिमिट में क्या करेंगे भी, लिमिट का मतलब होता है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक पहुंचेगा, है ना। तो डायग्राम से आपको दिख जाएगा कि जो लिमिट शुरू होगा वो यहां से, मतलब ये लोअर लिमिट का पोजीशन हो गया, और ये क्या हो गया, अपर लिमिट का पोजीशन हो गया, है ना। तो ये जो पोजीशन है, इसको ये ओरिजिन है, तभी हमने यहां से x लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे आप, -l/2, और ये क्या हो जाएगा, +l/2। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, -l/2 टू +l/2। तो देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझने का था, हमने एलिमेंट क्यों कट किया, समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला आप क्यों एप्लीकेबल है, समझ आ रहा है, पहले मैंने बताया हुआ है। देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का जो लिमिट लिया ये हमने -l/2 टू +l/2 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं आप, तो m/l इज अ कांस्टेंट वन, x³ 3 -l/2 टू +l/2, और ये कितना हो जाएगा, ml²/12 लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, ml²/12। यहां तक समझ आए। तो देखो ये रॉड का फॉर्मूला मिला आपको कि भाई अगर रॉड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से घुमाते हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी ml²/12। तो ये हमें याद रखना चाहिए, याद होता भी आपको, है ना, कि भाई अगर रॉड है, रॉड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से घुमाओगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी ml²/12। ये जो डेरिवेशन है ये स्कूल एग्जाम में काम आएगा, और कुछ वैसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं जहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते हो, अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, वहां पे ये कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। अगर आपको ये अप्रोच पता है तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, अब देखो यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, है ना। इसको याद भी रखना है कि रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कितना होता है, ml²/12। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन ये आ जाए, मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा आपको, आप करिएगा इसको। ये रॉड है, अगेन थिन रॉड है, अब लेंथ l एंड मास m, थीटा हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूं आपको, ठीक है, यहां पे देखो लेंथ l है रॉड का, एक्सिस ये आपको समझ आ रहा होगा, ये जो लाइन से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन शो कर रहा है ना। यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड इज l, बट एक नया चीज हमने क्या रखा हुआ है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये ओरिजिन है और ये x गिवन है। ठीक है ना, ये x एक्सिस है, तो जो डेंसिटी है इट इज a प्लस bx, ये क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, इट इज a प्लस bx। मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे आप x पे जाते हो तो तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ क्या है, वो इंक्रीज हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, a and b आर द कांस्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस, इन दिस केस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। ये जो रॉड रोटेट कर रहा है कीपिंग थीटा कांस्टेंट, मतलब जो रोटेशन इन फर्स्ट केस
जो रोटेशन होगा ये ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ये एक्सिस है तो एक्सिस के साथ इसने क्या किया हुआ है, थीटा मेंटेन किया हुआ है ऑलवेज, मतलब ऐसा घूम रहा है, समझ आ रहा है ना, ये ऐसा घूम रहा होगा तो थीटा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो यहां पे भी रोटेशन है, यहां पे भी रोटेशन है, तो भाई रोटेशन है और एक्सिस गिवन है, मासेस पता है आपको, लेंथ पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है और वो आप निकालिए, ठीक है। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा ये कहीं पे भी यहां यूज नहीं कर सकते आप, है ना। ये यूनिफॉर्म रॉड के लिए जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से घुमाते हो, है ना, ये दोनों प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते। वही फर्स्ट प्रिंसिपल लाइक जो हमने रॉड के लिए कैलकुलेट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो अप्रोच यूज किया था वही यहाँ पे करिए आप, है ना। और जो मेन फॉर्मूला होगा वो mr² जो पॉइंट मास के लिए होता है, ठीक है। तो आप इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट निकालने की कोशिश करिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, फिर अकॉर्डिंगली उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जो अप्रोप्रिएट लिमिट है, लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट, वो पुट करिए, देन फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा। आप एक बार कोशिश करिए। देखिए आपने जैसा स्टार्ट किया होगा, चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखिए कि भी आपने क्या सोचा था या क्या यूज किया था यहाँ पे, देख, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात है यहाँ पे, है ना, तो फर्स्ट में वापस क्या करेंगे भाई, देखो यूनिफॉर्म बॉडी है ना, तो हमें फिर से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें बस फिर से वही फॉर्मूला याद आना चाहिए कि I = mr², और ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास के लिए, है ना। तो अब देखो हमने एक एलिमेंट कट किया dx लेंथ का। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एलिमेंट कट करते हो तो वो कहां से कट किया है, मतलब उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब देखो dx कट किया तो साफ पता लग रहा है कि ये ऐसा dx लिया, मतलब ये x एक्सिस जैसा होना चाहिए। तो देखो ये ओरिजिन हो गया, तो आपने ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट dx कट किया हुआ है, यहां तक समझ आ रहा है, गुड। अब इस dx एलिमेंट का जो मास है, सपोज dm लिख दिया हमने, ये कितना हो जाएगा, फिर से वही अप्रोच यूज करेंगे, टोटल मास इज m एंड टोटल लेंथ इज l, तो मास पर यूनिट लेंथ जो होगा इट विल बी m/l, तो m/l into dx, इट इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब देखो सॉरी, अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ये है, ये डेफिनेटली पॉइंट मास है, और इस पॉइंट मास के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अब ये कैसे लिखोगे, तो देखो m तो पता लग गया तुम्हें, इट इज dm, बट जो डिस्टेंस है r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पे ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल ये डिस्टेंस r कितना हो जाएगा, यहां से देखिए साइन थीटा लिखेंगे, तो देखो ये r जो होगा इट विल बी x साइन थीटा। एक ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज थी, है ना, x अगर हमने यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता dmx² तो रॉन्ग होता वो, है ना, क्यों होता समझ आ रहा है, गुड। अब अगर आप di लिखोगे तो कितना आएगा, dm r²। अब अगर टोटल i चाहिए आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, dm के लिए क्या लिखोगे, m/l dx, r के लिए क्या लिखेंगे, x साइन थीटा का स्क्वायर। अब जो लिमिट होगा क्या होगा, देखो 0 से स्टार्ट करना होगा, लास्ट टाइम -l/2 क्योंकि रॉड का एक कुछ पार्ट नेगेटिव x एक्सिस पे भी था, है ना, इस बार पूरा रॉड जो है वो पॉजिटिव x पे है, तो 0 से इंटीग्रेशन शुरू होकर के l पे खत्म होगा, तो लोअर लिमिट क्या हो गया 0, अपर लिमिट क्या हो गया l। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, m/l कांस्टेंट है, sin स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x dx, तो क्या हो जाएगा ये देखो x² dx, तो x³ 3, मतलब ये ml²/3 sin स्क्वायर थीटा बन गया। तो देखो ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाए जब हमें अप्रोच पता था, है ना, कि भी कैसे डिराइव करते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसा लिख पाते हैं हम लोग, है ना। फिर से इसी फॉर्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, है ना, जो पॉइंट मास के लिए होता है। यहां तक सब आगे देखो बहुत सारे थ्योरम है,
अभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, तो अभी हम जितने भी फिक्स बॉडीज है, फिक्स मतलब जो वेल नोन बॉडीज है, लाइक डिस्क हो गया, रिंग हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रेक्टेंगुलर लेमिना हो जाएगा, या सिलिंड्रिकल बॉडीज होगा, उन सबका आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो थ्योरम होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उन दोनों को अगर आप यूज करना एक बार सीख जाते हो तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स, वो आप जरूर कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार आप समझने की कोशिश करिए, कहीं से डाउट है तो देखिए, मतलब अभी पूछ नहीं सकते आप, लेकिन कोशिश करिए, अब समझ आएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में वापस यही अप्रोच यूज करिए। अब देखो सेकंड में फिर से हम लोग एक एलिमेंट कट करेंगे, तो हमने एक एलिमेंट कट कर लिया dx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। समझ आ रहा है? लिखो, एक बार स्टार्ट करो। तो df कितना लिख दोगे, जो इसका मास आएगा dx इनटू, अब हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो मास पर यूनिट लेंथ है इट इज a प्लस बी एक्स, मतलब वेरिएबल है ये, बट स्मॉल एलिमेंट के लिए आप इसको कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो देखो, तो स्मॉल एलिमेंट जो मास के लिए आप यूज करोगे, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो क्या आ गया, ये मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। अब फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm(x²). अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, देन आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, dm के लिए आपने लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा, dx a प्लस बी एक्स इंटू x²। अब बताइए लिमिट क्या लिखना चाहिए, फिर से देखो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, फाइनली यहां पे कंप्लीट होता है, तो क्या लिखोगे, 0 टू L। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, बस यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है कि I इज इक्वल टू mr²। तो कुछ टेक्निक्स क्या निकल के अभी कि भाई जब यूनिफॉर्म बॉडी है और अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक स्मॉल एलिमेंट ढूंढते हैं हम लोग, ताकि हम लोग पॉइंट मास वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाए, है ना। और जब आप एक बार पॉइंट मास का फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हो, देन दूसरा टेक्निक जो लिमिट लिखने वाला होता है वो भी थोड़ा बहुत आपको समझ आए, देन वो लिमिट अप्लाई करिए, फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए आप। अब देखो, आपने नोट कर लिया होगा इसको, वेरी गुड। अब कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको डिराइव भी करके बताऊंगा आपको, है ना, लेकिन कुछ मेमोरी में रखना पड़ेगा, है ना। तो हर चीज आप एग्जाम के अंदर वहां पे तुरंत डिराइव तो कर नहीं सकते, नहीं। तो देखिए पॉइंट मास का क्या होता है ये आपको पता लग गया, पॉइंट मास का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, देन रॉड का आपको समझ आ गया। ठीक है, कुछ फॉर्मूले याद रखने आपको, जैसे सर्कुलर बॉडीज हैं तो RM, सर्कुलर बॉडीज में सभी रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर जैसा एक जैसा ही दिखेगा अगर मैं 2D में डायग्राम खींचूं तो, है ना। तो देखो फर्स्ट जो दो फ्लैट बॉडी जैसा हो सकता है, तो उसमें फर्स्ट आ गया रिंग, दूसरा है डिस्क। ठीक है, तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू mr²। अभी डिराइव भी करके मैं आपको बताऊंगा क्यों mr² लिखते हैं। जो डिस्क का आएगा इट विल बी mr²/2। रिंग का क्या होगा mr², और जो डिस्क का क्या हो जाएगा mr²/2। तो अबाउट विच एक्सिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी शुरू से आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि भाई बिना मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिख नहीं सकते, है ना, क्योंकि गिवन बॉडी के लिए बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं अगर हमने अलग अलग एक्सेस यूज किए हुए तो। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, अबाउट एन एक्सिस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप ये फॉर्मूला सिर्फ नोट करिए तो ये आपके दिमाग में आएगा। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। समझ आ रहा है
कि मतलब सेंटर से पास कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ये एक्सिस है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। दूसरा फिर लिखिए कि भाई आप होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, फिर से रेडियस r हो गया, मास m हो गया, है ना। तो इसमें देखो सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का आप क्या लिखोगे, 2/5 mr स्क्वायर 2/3 mr स्क्वायर लिख सकते। अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर से लिखो तो बराबर ही आएगा, है ना। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई यार दोनों का रेडियस और मास इक्वल है तो सॉलिड स्फीयर का कम है और होलो स्फीयर का ज्यादा है, बड़ा सिंपल चीज है, लॉजिकल आप सोच सकते हो। क्योंकि भाई I इज इक्वल टू mr स्क्वायर से आपको पता लग रहा होगा कि भाई मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से जितनी दूर होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, नहीं। तो आप यहाँ पे देखो रिंग में mr स्क्वायर आता है बट डिस्क में यही mr स्क्वायर बाई 2, मतलब कम हो गया। तो यार इस रिंग को अगर आपको डिस्क बनाना होगा तो मास को खींचना पड़ेगा ना टुवर्ड्स द एक्सिस, तो एक्सिस की तरफ मास लेके आ रहे हो, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर रहे हो। ठीक है, सेम लॉजिक यूज करके आप ये समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है। सॉलिड इक्वल मास है, इक्वल रेडियस है, फिर भी सॉलिड स्फीयर का ज्यादा है, होलो स्फीयर का क्या है, कम है। ठीक है ना। अब यहीं से एक डिफरेंट टाइप का hollow cylinder and solid cylinder, है ना। तो देखो hollow cylinder मतलब क्या हो गया और solid cylinder, ठीक है। तो hollow cylinder का अगर टॉप व्यू आप देखें तो वो बिल्कुल रिंग जैसा दिख रहा होगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे भी। तो आई को क्या लिखेंगे आप, mr स्क्वायर। अगर किसके लिए लिखा, hollow cylinder के लिए लिखा आपने, है ना। अगर आप डिस्क का टॉप व्यू देखो तो क्या दिखेगा आपको, डिस्क जैसा दिखेगा, तो आप mr स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। एक्सिस क्या हो, वही जो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होता है, अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो रॉड का आपने याद कर लिया होगा, रॉड का तो याद हो गया होगा, mr स्क्वायर बाई 12 लिखते हैं, है ना, वो डिराइव भी किया आपने। रिंग का mr स्क्वायर, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, होलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर, होलो सिलेंडर mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाई 2। यहां तक समझ आ रहा है। फिर कुछ रेक्टेंगुलर लैमिना और ये सब बचेगा, उसको आगे हम डिराइव करते हैं। तो इसमें ये सारे डेरिवेशंस भी मैं कराऊंगा, बट पहले इसमें से जो थ्योरम्स है उसको सीख ले, ताकि न्यूमेरिकल हिसाब से होने लग जाएगा तो कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका टाइम खराब हो रहा है। यहां तक समझ आ रहा है। बट ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, मैं पूरी अथॉरिटी से कह सकता हूँ आपको कि आप एक बार कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मैं वो हर एक चीज आपको बताऊंगा यहाँ पे, है ना। मतलब जो पॉसिबल है, जो बताया जा सकता है, मतलब जिस पॉइंट पे आपको ट्रेन किया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कंटेंट डालूंगा। ठीक है, अब आप थोड़ा एफर्ट लगाएं अपनी तरफ से, वो बनेगा। तो यहां तक समझ आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। अब हमारे पास दो अलग अलग थ्योरम्स हैं यार, है ना। फर्स्ट थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ लें। ये भी स्कूल एग्जाम को बच्चे जो क्लास 11th के, तो स्कूल एग्जाम के लिए डिराइव भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो बट पहले अभी समझ लीजिए कि थ्योरम है क्या, इसको कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते, मतलब एप्लीकेशंस क्या है ये समझना है हमें। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या, पहले ये समझ लो। तो इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी कि कब यूज कर सकते, नहीं। तो सपोज कोई भी एक बॉडी मैंने आपको दिया है, एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, मास ऑफ दिस बॉडी इज m। ये फटाफट तब तक लिखिएगा, मैं बाद में इसको हटाता हूं, है ना। अब कोई एक सेंटर मास होगा इस बॉडी का, है ना। तो सपोज ये सेंटर मास है, और इस बॉडी को जब आप यहां से घुमाते हो तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, सपोज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IC। What is IC here? Moment of inertia of this body about an axis passing through the center mass of the body। ठीक है, अब देखिए सेंटर मास से घुमा करके क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC।
अब जैसा मैंने आपको अभी तक बताया यार कि भी एक ही बॉडी है, लेकिन अगर तुम एक्सिस चेंज करोगे, एक्सिस शिफ्ट करोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, है ना। तो एक और एक्सिस मैं खींच देता हूं यहां पे, लेकिन ठीक है, ये जो एक्सिस लिया हमने डी डिस्टेंस पे, ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने यहां तक ये तो लिख लिया होगा, है ना। अब देखो यहां पे जो आप देख रहे हो कि आईसी हो गया, मतलब सेंटर मास वाला एक्सिस, एक दूसरा एक्सिस हमने इसके पैरेलल खींच दिया हुआ है। ध्यान रखना, हम लोग पैरेलल एक्सिस और हम यूज करना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कब यूज कर सकते हैं, है ना। लाइक ये रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर मास है, तो यहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, मैंने दूसरा जो एक्सिस खींचा है वो पैरेलल टू फर्स्ट वन, मतलब इधर या फिर कहीं पे रखा हुआ है ना। सॉरी। और जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस है इट इज डी। तो अब सपोज करो मैंने बॉडी को यहां से नहीं यहां से घुमा दिया, तो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए नहीं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए उसको हमने आईपी लिख दिया सपोज। तो देखो देयर आर टू डिफरेंट एक्सिस जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, और दोनों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने दिखाया हुआ आईसी एंड आईपी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या करता है, इन दोनों को रिलेट करता है, नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आईपी इक्वल्स टू आईसी प्लस एमडी स्क्वायर, नहीं, आईपी इक्वल्स टू आईसी प्लस एमडी स्क्वायर, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा वो सेंटर मास वाले एक्सिस के एक्सिस प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिसेस। समझ आ रहा है। तो ये थ्योरम, तो सबसे पहली चीज ये कब यूज कर सकेंगे हम, जो गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल अगर कोई दूसरा एक्सिस है जहां से तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो आप इसको यूज कर पाओगे। मास गिवन होना चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस यूज गिवन होना चाहिए, ठीक है। ये आप लिखिए। अब इसका मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन रॉड का लिखते हैं, ठीक है। लेंथ एल है रॉड का और मास एम। अब इस एक्सिस से चाहिए सपोज करो, भाई आपने जो याद किया हुआ है वो कहां से है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, तो ये तो सेंटर मास है। तो हमने कहा कि यार हमें यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम यहां से पता करके दो। समझ आ रहा है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से चाहिए, इसको हमने आईपी अज्यूम कर लिया, और ये क्या है सेंटर मास से पास कर रहा है, इसको क्या किया हमने आईसी कर लिख दिया। अब मैंने कहा था कुछ फॉर्मूला तो याद रखना ही है, जो हमने लिखा हुआ है लास्ट टाइम इसके पहले, वो सभी दिमाग में रखिए आप, है ना। तो जो रॉड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर आप घुमाते हो तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, ml स्क्वायर अपॉन 12। अब हमारे को ये चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस है ये कितना हो गया, l/2 लिख सकते हैं। अब देखो आईपी क्या हो जाएगा, आईसी प्लस एमडी स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, लिख सकते हैं ना। अब बहुत आसान है, आप कर सकते हो। यहां से आईसी कितना है, ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम डी इज l/2, तो l स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन 3। समझ आ रहा है, लिख लीजिए। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट सेशन हमें वापस इसमें रोटेशनल में लगाना होगा, जिसमें कि फिर हम लोग कुछ डेरिवेशंस और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो जेई में पूछे गए या जो किसी एपीएमटी में पूछे गए या जो कुछ अच्छे सवाल है, जहां से उसको करके आपको एक प्रॉपर अप्रोच और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, है ना। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्पेशली इन फिजिक्स दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी आप नए क्वेश्चंस कर पाओगे, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपसे कॉन्सेप्ट अप्लाई होने लग गया, नहीं। तो आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहां तक समझ आया मेरे ख्याल से, इसको एक बार नोट कर लीजिए। लिख लिया। अब जैसे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां तक समझ आ रहा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं यहां पे। अब सपोज एक डिस्क है, ठीक है,
मास ऑफ द डिस्क इज m एंड रेडियस इज r। मास m है और रेडियस क्या हो गया r। तो जो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा mr²/2। फॉर्मूला यही पढ़ा हमने, है ना। तो देखो यार, ये जो डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास कर रहा था एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो हमने लिख दिया कितना mr²/2। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसमें कैविटी निकाल दिया। A cavity of radius r/2 is taken out from the given disk as shown in figure। अब देखो ये हो गया। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले क्या था, वो कंप्लीट डिस्क था, तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज mr²/2। अब हमने कैविटी कट कर लिया ऑफ रेडियस r/2, यूनिफॉर्म कैविटी है जैसा डायग्राम में दिख रहा है। तो आपको पता लग रहा है कि यार जैसे कैविटी बाहर निकालोगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फाइंड दैट न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही क्वेश्चन है। आप एक बार सोचिए, अब एक बार समझने की कोशिश करिए, सोचिए इसको। तो देखो कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे, जो अप्रोच आपके दिमाग में आएगा कि यार पहले अब मैं इसका मास लिख लूं, है ना। तो मास ऑफ कैविटी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी पहले लिख लो, तो m/πr²। वो भाई मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो m/πr² लिख सकते हैं डेंसिटी को, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस कैविटी। तो एरिया कैविटी का कितना होगा लिख सकते हैं। तो जो मास ऑफ कैविटी है इट इज m/4। यहां तक समझ आ रहा है, जो मास ऑफ कैविटी मिला आपको इट इज m/4। ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसा सोच सकते हैं यार कि भी मास ऑफ कैविटी हटा करके जो मास बचेगा इट इज 3m/4। देन ये फॉर्मूला यूज कर दो कि 3m/4 r²/2, मतलब 3m r²/8। बट ये रॉन्ग है। क्यों, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब ये कैविटी निकल गया, अब जो रेस्ट बचा है स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट डिस्क नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्क नहीं है, नहीं। और जो mr²/2 फॉर्मूला ये तभी यूज कर सकते हैं जब एक कंप्लीट डिस्क होता है तुम्हारे पास, नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या यूज करना चाहिए। तो आप इसको सोचो ऐसा कि भी जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इट वाज mr²/2। ठीक है। और जब आपने इसमें से कैविटी कट कर लिया, तो जो कैविटी का कंट्रीब्यूशन था एज फार एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसर्न, आप उसको क्या करोगे, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है, राइट। समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था इट वाज mr²/2। अब इसमें से इस पार्ट का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा। अब अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। गुड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी पार्ट ये कितना होगा, अबाउट दिस एक्सिस। समझ आ रहा है ना। तो इस एक्सिस से कितना होगा बताइए, m/4 r/2 का स्क्वायर इंटू 1/2, mr²/2 होता है, तो हमने लिख दिया। बट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कैविटी पार्ट अबाउट दिस एक्सिस। बट हमारे को इस कैविटी का कंट्रीब्यूशन इस एक्सिस से चाहिए था, राइट। तो इस एक्सिस के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस तो हम यूज करेंगे। तो देखो मतलब जो रिड्यूस होने वाला, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, IC प्लस m/4 d²। d मतलब क्या हो गया, r/2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश करेगा, इस कैविटी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, तभी तो उसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रेस्ट बचा है डिस्क उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, है ना। तो भाई कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बहुत आसान है, mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कैविटी पार्ट अबाउट दिस एक्सिस by using parallel axis theorem we are getting this IC dash कितना हो गया, IC प्लस m/4 मतलब m d², ये मिल गया। तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चाहिए हमारे को, ये शुरू वाला था जब कैविटी नहीं हटाया था। अब इसमें जो इसका कंट्रीब्यूशन था वो ये है, उसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे और ऐसा करते हैं आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। नहीं, लिख लीजिए।
लिखिए फटाफट लिखिए, इसको लिख लीजिए, लिख करके इसको फाइनली सॉल्व भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था ये समझ आ रहा है, मतलब आइडिया क्या है इसके अंदर, वो इस अप्रोच में समझ आ रहा है कि भाई हमने क्या किया, पहले का देन जिसको हटाया था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देख लिया। अब हम लोग आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। ये एक बार बेसिक समझ आ जाए देन वो सभी लेवल 2 3 के सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और सभी आपको समझ आएगा। मतलब ये पहले सोच के रखिए, पर फिजिक्स बड़ा आसान चीज है ना, आप एक बार दिमाग लगाओ तो किया जा सकता है। वो बहुत ज्यादा वो लंबी चौड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आप फोकस करिए बेसिक्स पे और वो बनेगा। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो ये क्या है यार, लाइक अगर कोई भी एक बॉडी दे दो उसको घुमाना है, कितने तरीके से रोटेट करा सकते हैं आप। लाइक ये है, इसको मैं कह रहा हूं कि यार इसको रोटेट कराना है, तो भाई इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं इसको घुमाने के। नहीं, कोई ऐसा घुमा देगा, कोई ऐसा घुमा देगा, कैसे भी घुमा सकते हैं ना। बट कुछ स्टैंडर्ड तरीका जो निकल सकता, जिसको हम लोग कॉपी पे लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड तरीका क्या हो सकता है? लाइक इसको मैंने ऐसा घुमा दिया, समझ आ रहा है कि भाई अबाउट दिस एक्सिस ऐसा, तो जो एक्सिस आपको दिख रहा है वो डेफिनेटली ये कि ऐसा घूम गया नहीं। सेम बॉडी को कोई ऐसा घुमाना चाहता है, ऐसा, तो जब ऐसा घुमाया तो ये क्या हो गया, ये आ गया। तो यार जब ऐसा घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग तो होगा। फिर किसी ने इसको ऐसा घुमा दिया, 3 अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले। अब आपको देख के पता लग गया होगा कि अब तुरंत कह दोगे 3 XYZ जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं, देख, अगर ये एक्स एक्सिस से हो गया तो सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX है, ऐसा घुमाया तो सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, IY, और इसको हमने यहां से घुमा दिया तो क्या हो गया, IZ। लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये कोई बॉडी था, इसको हमने X से घुमाया, IX हो गया। इसी को हमने Y से घुमाया तो क्या हो गया, IY हो गया। और सेम बॉडी को अगर Z से घुमा दो तो ये IZ हो जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस हम आपसे क्या कहते हैं कि भाई IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ, IX प्लस IY इक्वल्स टू IZ। बस, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फ्लैट बॉडी के लिए वैलिड है, ये तो पक्का पता लग रहा होगा। क्योंकि अगर स्फीयर की बात करें तो ये 3 डिफरेंट एक्सिस हमें मिलेगा ही नहीं। वो अगर आप सेंटर से पास कराओगे तो कोई भी एक्सिस वो एक जैसे रिजल्ट देगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ध्यान रखना है इसमें। तो देखो Z जो है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, मतलब Z जो वाला जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी लिखोगे आप, समझ आ रहा है। इसको क्या करोगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी जरूर लेके आना है। अब बात आती है X और Y को आप अपने तरीके से कैसे भी रख सकते हैं इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, है ना। बट 90 डिग्री मेंटेन रहना चाहिए और ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे रखना है तुम्हें। लाइक इसी बॉडी को अगर मैं ऐसा भी बनाऊं, 3-4 क्वेश्चन IIT में पूछेंगे, मैं उसको कराऊंगा अभी। अगर किसी ने कहा कि भाई नहीं उसको IX ऐसा चाहिए, कर सकता हो, बट IY ऐसा लेना होगा, ठीक है। और जो चीज हमेशा कांस्टेंट है वो क्या है, Z। तो जो Z एक्सिस है वो देखो, समझ आ रहा है। तो देखो XY प्लेन ऑफ द बॉडी के अंदर आना चाहिए, जो बॉडी का प्लेन है उसमें आना चाहिए, ठीक है। बट जो Z है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और ओरिजिन को आप सेंटर मास पे रख दो, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान में रखनी है आपको। XY बॉडी के प्लेन में आ जाएगा और Z उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। अब अगर एक क्वेश्चन दे दें कि भाई फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी ऑफ अ डिस्क, समझ तो आ रहा है ना, मतलब आवाज से कोई परेशानी जैसी तो नहीं है चीज। चलिए अब मतलब अगला सेशन मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एनी
diameter, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, ठीक है, मतलब किसी एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एक डिस्क का। ये नोट कर लिया हुआ सबने? वेरी गुड। देखो अभी हमने पैरेलल सीख लिया, परपेंडिकुलर देखा हुआ है, मतलब बेसिक लेवल पे जो चीजें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ी बहुत चीजें समझ आई आपको कि पॉइंट मास के लिए क्या होता, एलिमेंट कट करके कैसे आप यूनिफॉर्म बॉडी के लिए इंटीग्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, है ना, पैरेलल कैसे यूज कर सकते हैं जीरो लेवल या लेवल 1 के क्वेश्चंस में, है ना, यहां तक समझ आया? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि भी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, तो आप पहले डिस्क बना लो, ठीक है। अब देखो अबाउट एनी डायमीटर ये हुआ, तो भाई ये भी तो हुआ, नहीं बाइसिमेट्री अब देखेंगे तो अगर ये आई है तो ये भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, नहीं मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से सिमेट्रिसिटी यूज करके आई और आई है, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसको आई एक्स लिख सकते हैं हम लोग और इसको क्या कर सकते हैं, आई वाई लिख सकते हैं ना। अब जो एक्सिस जहां से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता था, अब उसको निकालो, तो वो क्या था, z, ये mr²/2 होता है इफ m and r आर गिवन। डिस्क के लिए यही तो पढ़ा है आपने कि भी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, वो क्या होता है, mr²/2। तो अगर वहां से आप देखो तो ये iz हो गया और ये क्या है ix और ये क्या है iy। बाय यूजिंग दिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, ix प्लस iy इक्वल्स टू iz। ix और iy दोनों इक्वल है तो 2i को क्या लिख दोगे, mr²/2, तो i कितना आ गया, mr²/4। कर सकते हैं, नोट करिए, इसको लिख लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। डाउट है तो इसको रखिए, नेक्स्ट सेशन में जरूर समझ आएगा कि भी अगला जो सेशन रखेंगे उसमें कुछ और नंबर का होगा, तो आई होप कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स उधर आ जाए, ठीक है। आप इसको लिखिए। लिख लिया हुआ है? अब एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, आप उसको एक बार देखिए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा था कि भाई एक स्क्वायर डिस्क था, मास था नहीं, लिख लीजिए m और साइड लेंथ a, ठीक है, और यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन था, मतलब ये जो एक्सिस है वो बॉडी के प्लेन में ही है और यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। एक थीटा एंगल पे दूसरा एक्सिस था, I डैश पूछा गया था, मतलब जैसे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहां से ऐसा घूम रहा है तो उसको थोड़ा टेढ़ा करके ऐसा घुमा दिया गया, ऐसा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था, ये थीटा एंगल था, ठीक है। एम में शायद नहीं कि इसकी जरूरत भी नहीं, बट मैंने वैसे लिख दिया है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो उसको बहुत क्लासी तरीके से आप अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके सॉल्व करना चाहो तो आप इसको देखो यार कि भी इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं दूसरा एक्सिस एक खींचता हूं। अभी ब्लैक वाले को भूल जाइए, अभी ब्लू वाले को सोचिए, है ना। तो देखिए यहां से अगर मैं ऐसा खींच दूंगा तो ये भी आई होगा बाइसेमेट्रिक, क्योंकि स्क्वायर है अबाउट दिस एक्सिस, अगर आई है तो इस एक्सिस से भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यार ये आई है, ये भी क्या है आई, तो भाई परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा इसको मैं आई जेड लिख सकता। अब इसको मत सोचो, ब्लैक वाले मत सोचो, ये ब्लू लाइन से जो खींचा हुआ है, तो दिस लाइन एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इक्वल्स टू आई प्लस आई, आई जेड कितना आ गया 2i। इसको रख लीजिए आप अपने पास, रख सकते। अब हमें आई डैश चाहिए था, नहीं देखना एक बार समझने की कोशिश, ये तो मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है ये मेरे ख्याल से आपके समझ आया बिल्कुल, है ना, कि भाई हमने बिल्कुल वैसा ही एक्सेस खींच दिया, तो एक x हो गया, दूसरा y हो गया, तीसरा z हो गया, है ना। अब मैंने क्या किया, जो दूसरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए था हमें आई डैश, इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा एक्सिस खींच दिया, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये डायग्राम थोड़ा वैसा है, तो ये भी आई डैश होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि भाई ओरिजिन सेंटर मास पे हो और आई एक्स और आई वाई
वो परपेंडिकुलर हो तो कैसे भी रख सकते हैं, किसी भी ओरिएंटेशन में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो यार फिर से आईजेड होना चाहिए, आईजेड तो होना चाहिए। अब एक ही बॉडी का आईजेड चेंज तो होगा नहीं, तो क्या लिखोगे आप, आईजेड इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डैश लिख दोगे, आईजेड यही आ जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड। तो 2i इज इक्वल टू 2i डैश, इट मींस, समझ है हमने क्या यूज किया यहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया। नहीं देखिए ये आई था, ये भी आई एज्यूम किया, सॉरी ये आई था, ये एज्यूम करके आई लिख दिया, बाइसिमेट्री लिख सकते थे, आईजेड हमने कैलकुलेट किया, जहां से हमें आई डैश दूसरा जो चाहिए था उसके परपेंडिकुलर मैंने आई वाई बनाया, फिर से आईजेड के साथ रिलेट किया, फाइनल रिजल्ट मिल गया। नहीं तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें कुछ डेरिवेशंस करा के, लाइक डिस्क का या स्फीयर का डिराइव करा के, देन इसमें लेवल 3 के जो क्वेश्चंस बन सकते है ना, और कुछ नई टेक्निक्स भी सीख लेंगे हम लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ शॉर्टकट्स अगर कहीं पे यूज, वैसे शॉर्टकट्स अवॉइड करना चाहिए, बट कहीं पे अगर फुल प्रूफ तरीके से अप्लाई किया जा सकता है तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो बट इसको देख लीजिए और एक बार समझने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक है। चलिए।